देवराज चौहान ने सूटकेस के साथ भीतर प्रवेश किया तो जयप्रकाश नामाशी और उसके साथियों को चाय पीने में व्यस्त पाया। देवराज चौहान ने सूटकेस टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। चाय लोगे? जयप्रकाश ने पूछा। कॉफ़ी। जयप्रकाश ने इंटरकॉम पर कॉफ़ी बनाने को कहा। देवराज चौहान, नामाशी बोला, देवता की मूर्ति को भी तलाश करो। अगर मिलने में ज़्यादा देर हो गई तो हो सकता है कि वह मूर्ति देश के बाहर निकल जाए। तुम्हें 1-2 दिन में मूर्ति मिल जाएगी, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। 1-2 दिन में? नामाशी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने जयप्रकाश को देखा। तुमने मूर्ति मिसेस कॉम्स को रखने के लिए दी थी? हाँ। जयप्रकाश ने गहरी सांस ली। और वह नेक औरत मूर्ति के कारण अपनी जान गंवा बैठी। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, फिर बोला, मिसेस कॉम्स के मिलने वाले लोगों में कौन कौन लोग हैं? तुम जानते होंगे। मिसेस कॉम्स के किसी भी पहचान वाले को मैं नहीं जानता, जयप्रकाश ने सोच भरे स्वर में कहा। नहीं, कभी मिसेस कॉम्स ने अपने किसी पहचान वाले का जिक्र किया। हाँ, एक बार मिसेस कॉम्स की गैर मौजूदगी में पोस्टमैन लेटर दे गया था जो गोवा से आया था। मिसेस कॉम्स को जब मैंने लेटर दिया तो उसके मुंह से निकला था कि उसके भाई का है। गोवा से वह लेटर कहाँ से भेजा गया था याद नहीं, जबकि उसके पीछे भेजने वाले का नाम और पता लिखा था। लेकिन कहते कहते एकाएक जयप्रकाश झटका, फिर बोला, जोजब डिसूजा लिखा था लेटर के पीछे और जगह साईं बाबा मार्ग थी। गुड, देवराज चौहान के होठों से निकला। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मिसेस कॉम्स तो अब रही नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। तुम्हारी बात का अभी जवाब देता हूँ, कहने के पश्चात देवराज चौहान ने नामाशी को देखा। इस सूटकेस को खोलो। देवराज चौहान ने सूटकेस की तरफ इशारा किया। असमझ से गिरा नामाशी उठा और उसके टेबल पर पड़े सूटकेस को खोला। अगले ही पल वह ठगा सा रह गया। फटी फटी आंखें सूटकेस में रखी मूर्ति पर जा टिकी। चेहरे पर खुशी से भरी तीव्र चमक पैदा हो गई थी। ओह, मूर्ति मिल गई थी? नामाशी के होठों से कांपता स्वर निकला। उसके शब्दों पर उसके साथी लपक कर पास आए। जयप्रकाश हैरानी से खड़ा होकर देवराज चौहान को देखने लगा। फिर उसने गर्दन आगे करके सूटकेस में झांका। उसके बाद फिर देवराज चौहान को देखा। तुमने बताया नहीं मूर्ति मिल गई है। देवराज चौहान ने जयप्रकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एकाएक नामाशी की आंखें सिकुड़ी। उसने सूटकेस में रखी मूर्ति उठाई। फिर उसके चेहरे पर दरिंदगी के भाव पैदा हो गए। उसके होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली और हाथ में थमी मूर्ति को देवराज चौहान की तरफ उछाल दिया। 1.25 फीट ऊंची ठोस पीतल की भारी मूर्ति थी। लग जाती तो बुरा हाल हो जाता, परंतु देवराज चौहान की निगाह तो पहले ही नामाशी पर थी। उसके मूर्ति के फेंकते ही देवराज चौहान ने फौरन मूर्ति थाम ली और उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। नामाशी तो धधकती निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। क्या हुआ? देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव थे। देवता की यह मूर्ति बिल्कुल नकली है, नामाशी ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। जरूर नकली होगी। तुमने क्या सोचा कि नकली मूर्ति मेरे सामने रखकर मुझे बेवकूफ़ बना दोगे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। देवराज चौहान ने मूर्ति एक तरफ रख दी। और ना ही मैंने तुम्हें यह कहा कि सूटकेस में तुम्हारे देवता की मूर्ति पड़ी है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ सूटकेस खोलने को कहा था। नामाशी दांत पीछे देवराज चौहान को देखता रहा, जबकि चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मूर्ति तुम्हें 1-2 दिन में मिल जाएगी। अगर यह असली मूर्ति होती तो मैंने उसे फौरन तुम्हारे हवाले कर देना था, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन अपने देवता की ठीक वैसी ही नकली मूर्ति देखकर तुम्हारा भड़क जाना भी गलत नहीं है। नामाशी के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ, परंतु चेहरा क्रोध से भरा पड़ा था। लेकिन यह मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? यह तो हूबहू वैसी ही, असल जैसी है। कुछ देर पहले यह मूर्ति मामा विदुरी ने मुझे दी है। यही मूर्ति मामा विदुरी के पास थी, जिसे असली समझकर
वह सबको साफ करके करोड़ों में मूर्ति बेचना चाहता था। मामा विदुरी से मिले तुम? जयप्रकाश ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। हाँ, मुलाकात हो ही गई। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेकिन तुमने यह नहीं पूछा जयप्रकाश कि विदुरी के पास नकली मूर्ति कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? जयप्रकाश हैरान था। मिसेस कॉम्स ने इस नकली मूर्ति को असली बताकर 25 लाख में विदुरी को बेचा। तब बेचा जब मैं मिसेस कॉम्स की लाश भी देख चुका था। जयप्रकाश की आंखें सिकुड़ गई। और नकली मूर्ति असली को सामने रखकर बनाई जाती है। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। जिसे तुम इज्जतदार मकान मालिक समझते रहे, वह तेज तरार और बेहद चालाक औरत निकली। तुम्हें मात दे गई। वास्तव में जयप्रकाश गुस्से से भर गया। वह मुझे तगड़ी चोट दे गई। अगर विदुरी से तुम्हारी मुलाकात न होती तो यह बात हमारे सामने नहीं आती। विदुरी ने उसे शरीफ सीधी औरत समझकर 25 लाख दे दिए। विदुरी जैसा इंसान इसलिए धोखा खा गया कि मिसेस कॉम्स ने नकली मूर्ति के अलावा हर बात सच बताई थी कि कौन कौन इस मामले में फंसा हुआ है। उसकी बातों की जांच करवाने के बाद मूर्ति की जांच पड़ताल करने की जरूरत ही उसने नहीं समझी। तो मिसेस कॉम्स ने यह खेल मूर्ति हथियाने के लिए खेला। जयप्रकाश बोला। जाहिर है वह चाहती थी कि मूर्ति उसकी बन जाए और बेचकर करोड़ों की जो दौलत मिले उस पर ऐश की जिंदगी बिताए। और ऐसे में कोई उसकी तलाश न कर रहा हो, कोई खौफ उसके सिर पर न रहे। इसलिए विदुरी को धोखे में रखकर उसने इन सबको साफ कराने की पूरी चेष्टा की और कुछ हद तक कामयाब भी रही। चंद्रकांत पाटिल और प्रदीप साहू तो उसकी चाल का शिकार हो ही गए, लेकिन हम बच निकले। जयप्रकाश के चेहरे पर सख्ती छाई रही। तो मूर्ति मिसेस कॉम्स के पास है। नामाशी शब्दों को चबाकर बोला। हर हाल में सही मायनों में खूनी खेल का दौर ही मिसेस कॉम्स के कारण शुरू हुआ है। अगर मिसेस कॉम्स के सिर पर लालच हावी न होता तो बहुत कुछ होने से बच जाता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में कहा। तो फिर ऐसे में मिसेस कॉम्स की तलाश करना कठिन काम होगा। वह जाने कहाँ छिपी होगी। नामाशी को देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया। पहली बात तो यह है कि मूर्ति उसके पास होगी। वह सारा मामला ठंडा होने का इंतजार कर रही होगी ताकि बाद में बिना किसी खतरे के मूर्ति बेच सके। और इस समय उसके लिए गोवा से सुरक्षित जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। वह अपने भाई के पास छिपी हो सकती है। हम उसे तलाश कैसे करेंगे? मिल जाएगी वह। जोजब डिसूजा उसके भाई का नाम है और वह साईं बाबा मार्ग पर कहीं रहता है। कहते हुए उसने जयप्रकाश को देखा तो जयप्रकाश ने सहमति में सिर हिलाया। विदुरी से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? कैसे हुई इस बात को रहने दो। कहने के साथ देवराज चौहान ने विदुरी के साथ हुई सारी बातें बता दी। हमें सावधान रहना होगा। त्रिदेव कांडा हम लोगों को, खासतौर से मुझे तलाश कर रहा होगा। उसके साथ विदुरी की ताकत है। लेकिन कांडा का ऐसा कोई मसला नहीं है जो हल न हो। पहला मौका मिलते ही मैं कांडा को निपटा दूंगा। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। कुछ पलों तक वहां खामोशी रही। अब क्या करना है? जयप्रकाश ने पूछा। हम अभी गोवा चलेंगे, देवराज चौहान ने कहा। किसी को भला क्या ऐतराज हो सकता था? जयप्रकाश, एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हारी बीबी को पता था कि मूर्ति मिसेज कॉम्स के पास है? इस बात की उसे जानकारी थी। वैसे तो मैं अपने मामलों से बीबी और बच्ची को दूर रखता हूँ, तभी तो अपना अधिकतर समय अलग बिताता था कि मेरे कारण उन्हें कोई नुकसान न हो। लेकिन यह मूर्ति वाला मामला कीमती था, करोड़ों का था और मुझे अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था। इसलिए मूर्ति मिसेस कॉम्स को रखने को देते हुए कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीबी उससे मूर्ति ले जाएगी या फिर वह मूर्ति को खंडाला में मेरी बीबी के पास पहुंचा दे। देवराज चौहान के दांत पिच गए। तुम्हारी बीबी की हत्या के पीछे भी यही वजह थी। जयप्रकाश,
देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। कॉम्स ने एहतियात के तौर पर तुम्हारी बीवी और बेटी को खत्म करने की चेष्टा की ताकि भविष्य में वह उसके लिए कोई खतरा न पैदा कर सके। किस्मत से तुम्हारी बेटी बच निकली। ओ, जयप्रकाश के चेहरे पर दुख भर आया। फिर एकाएक दांत पींचकर बोला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े। यह काम तुम गोवा जाकर ही कर सकते हो, यहाँ नहीं। चलो उठो। कार से वे सब गोवा के लिए निकले। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। जयप्रकाश बगल में बैठा था। पिछली सीट पर नामाशी और उसके दोनों साथी बैठे थे। मात्र 5 मिनट पहले ही उनकी रवानगी हुई थी। गोवा कब पहुंचेंगे? नामाशी ने पूछा। आधी रात के करीब, देवराज चौहान ने कहा। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। काफी लंबा सफर है। नामाशी ने गहरी सांस ली। कम से कम 12 घंटे का तो है ही। कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए तो जुदा बात है। पीछे खरे की टैक्सी थी। अब अपना उस्ताद कहीं कमाल दिखाने जा रहा है, बारात लेकर। खरे बड़बड़ाया। मैं तो सोच रहा था कि आज का दिन सूखा रहेगा, लेकिन अब गीले होने की संभावना पैदा होने लगी है। साहब जी, टैक्सी ड्राइवर बोला, यह सब कब तक चलेगा? जब तक मेरी जेब में माल है। अभी खान के पर्स में बहुत दम है। वह तो ठीक है, लेकिन मुझे घर भी जाना है। मेरी बीबी। उसकी फिक्र मत कर। जब तू वापस जाएगा तो वह नाराज नहीं होगी। उस समय एक फेरा अपने पड़ोसी के यहाँ भी लगा आना। अब तक वो सेहतमंद हो चुका होगा। वह क्यों? तेरी बीबी के हाथों का बना ताज़ा ताज़ा माल खाकर। वह भला उसे क्यों खिलाएगी? वह तो तू नहीं समझेगा बच्चा। खरे कहते कहते रुक गया। आगे वाली कार सड़क के किनारे स्थित पेट्रोल पंप में प्रवेश कर गई। तुझे पेट्रोल डलवाना है क्या? खरे ने पूछा। नहीं साहब जी, टंकी फुल है। कहते हुए ड्राइवर ने टैक्सी कुछ पहले ही रोक दी। 2-3 मिनट बाद कार पेट्रोल पंप से निकली और आगे बढ़ गई। टैक्सी फिर पीछे। ठीक तभी एक कार तेजी से आई। पहले उनकी टैक्सी को ओवरटेक किया, फिर तूफानी रफ्तार से देवराज चौहान वाली कार के बराबर पहुंची। खरे की जैसे जान सूख गई। कार की खुली खिड़की में से गन की नाल झांक रही थी। हो गया काम, खरे हड़बड़ाकर बड़बड़ाया। देखते ही देखते बराबर पहुंची कार से झांकती नाल से तड़तड़ करती जाने कितनी गोलियां निकलकर देवराज चौहान की कार की तरफ लपकी। सब कुछ पल भर में ही हो गया। गोलियां बरसाती कार आगे बढ़ी। देवराज चौहान की कार फुटपाथ से जा टकराई। यह सब होता देखकर भरी सड़क पर आता जाता ट्रैफिक रुकने लगा। खरे वाली टैक्सी कुछ पहले ही रुक गई थी। देवराज चौहान के दांत बिछ गए थे। आंखें लाल सुर्ख हो उठी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यह त्रिदेव कांडा के आदमियों की ही हरकत थी। लेकिन दिक्कत की बात थी कि यह सब भीड़ वाली सड़क पर हुआ था। पुलिस आ गई तो भारी गड़बड़ हो सकती थी। बरसने वाली गोलियों का अंजाम बेहद खतरनाक हुआ था। नामाशी के एक साथी के सिर पर 2-3 गोलियां जा लगी थी। वह उसी समय खत्म हो गया था। एक गोली नामाशी के कंधे में जा घसी थी। एक को कुछ भी नहीं हुआ था और देवराज चौहान और जयप्रकाश भी बच गए थे। अलबत्ता कार के हर तरफ के शीशे गोलियों से चकनाचूर हो गए थे। यहाँ रुकने में बहुत खतरा था। गोलियां बरसाने वाली कार तो तूफानी गति से निगाहों से ओझल हो चुकी थी। देवराज चौहान ने दांत पीसते हुए कार स्टार्ट की, फिर कुछ ब्रेक करने के बाद तेजी से आगे दौड़ा दी। कार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। करीब आधे घंटे बाद कार इधर उधर दौड़ाने के पश्चात देवराज चौहान ने कार को एक सुनसान गली के भीतर ले जाकर रोका और इंजन बंद करके चेहरे पर खतरनाक भाव ओढ़े सिगरेट सुलगाई। जयप्रकाश सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए सिर घुमाकर नामाशी की हालत और उसके साथी की लाश को देख रहा था। कुछ कहना चाहकर भी जयप्रकाश कुछ भी नहीं कह पा रहा था। देवराज चौहान ने सुर्ख निगाहों से पिछली सीट का नज़ारा देखा। घायल कंधे को दबाए नामाशी दरिंदा लग रहा था।
नामाशी। देवराज चौहान के स्वर में कूट कूट कर खुखारता भरी पड़ी थी। जो हो गया सो हो गया। मौत के खेल में जिंदगी या मौत एक चीज़ ही हासिल होती है। तुम्हारी साथी की मौत का मुझे दुख है। इस समय इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। तुम्हारा कंधा भी घायल है। गोली भीतर ही है। उसे जल्दी से बाहर निकलवाओ, नहीं तो जहर फैल जाएगा। तुम अपने साथी की लाश को कार से बाहर निकाल लो। खुद भी उतर जाओ। अपने साथी का अंतिम संस्कार करो। अपने कंधे से गोली निकलवाओ और वहीं रेस्टोरेंट के ऊपर कमरे में हमारी वापसी का इंतज़ार करो। हम गोवा होकर आ रहे हैं। नामाशी के होठों से गुर्राहट निकली। यह सब किसने किया है? उसी कांडा ने। नामाशी के होठों से वहशी स्वर निकला। हाँ। देवराज चौहान का चेहरा सुर्ख हो गया। कांडा ने जो वार हम पर करना था वह कर लिया। इस वक्त हमारा गोवा पहुंचना जरूरी है। वापस आकर मैं कांडा से सूद सहित हिसाब चुकता करूंगा। नामाशी के होठों से गुर्राहट निकली। उसने अपने साथी से अपनी भाषा में कुछ कहा और कार से बाहर आ गया। फिर लाश को कार से बाहर निकाला गया। नामाशी का सलामत साथी भी कार से बाहर आ गया था। उनके चेहरों पर क्रोध का अथाह सागर उमड़ पड़ा था। हम जल्दी वापस आएंगे, देवराज चौहान ने धधकते स्वर में कहा और फिर कार आगे बढ़ा दी। कई पलों तक कार में शांति छाई रही। जयप्रकाश का गला घबराहट के कारण सूखकर कांटे की तरह चुभ रहा था। कार सड़क पर आकर तेजी से दौड़ने लगी थी। पीछे वाली सीट खून से भरी पड़ी है। जयप्रकाश के होठों से निकला। मालूम है। चौहान के होठों से सर्द स्वर निकला। कार के शीशे टूटे पड़े हैं। जयप्रकाश जल्दी से बोला। कार की ऐसी हालत देखकर रास्ते में किसी को भी गड़बड़ का शक हो सकता है। कार को छोड़ देना जरूरी है। देवराज चौहान ने जवाब नहीं दिया। दांत बीचे तूफानी रफ्तार से कार को दौड़ाता रहा। रास्ते में सर्विस स्टेशन नजर आया। एक कार की सर्विस हो रही थी। देवराज चौहान ने कार भीतर ले जाकर रोकी और सर्विस करने वालों के हाथों से पानी का पाइप लेकर कार को भीतर से धोने लगा। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि कार में मौजूद खून पानी के साथ बहकर साफ होता चला गया। यह सब खुद करने का मतलब था कि दूसरा कोई कार में खून न देख सके। सर्विस करने वाले को जयप्रकाश ने संभाल लिया। 50 का नोट उसके हाथ में रखा तो वह समझ नहीं पाया कि 50 का नोट किस खाते में उसे दिया गया है। रास्ते में एक जगह से कार के शीशे बदलवाए गए। अब कार किसी भी तरह के शक के दायरे से बाहर थी। रफ्तार पकड़ती कार तेजी से मुंबई की सीमा से निकली और गोवा रोड पर आ गई। देवराज चौहान के चेहरे पर जहान भर की सख्ती नाच रही थी। बीचे दाग, गालों के बाहरी और उभरती हुई हड्डियां, आंख में जहान भर के क्रोध की सुर्खी। जबकि जयप्रकाश बेचैनी से बार बार पहलू बदले जा रहा था। अरे वाली टैक्सी बराबर उचित फासले पर थी। साहब जी, ड्राइवर ने उखड़े स्वर में कहा। क्या है? खरे आराम से पिछली सीट पर पसरा था। यह सड़क तो गोवा जाती है। तो जाने दे, तेरा क्या जाता है? खरे ने लापरवाही से कहा। आगे वाली कार गोवा जा रही हो तो तू उसके पीछे लगा रहा। 2 साल हो गए गोवा देखे। एक चक्कर गोवा का भी हो जाएगा। मुद्दत हो गई गोवा की फैनी का मजा लिए। तूने कभी कालू वाली पी है? वहाँ तगड़ा नशा होता है उसमें। साहब जी, गोवा तो बहुत दूर। तेरे को नोट बराबर मिल रहे हैं ना? तेरे को नोट बराबर मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। फिक्र मत कर, कार के पीछे लगा रहा। अपना हीरो जल्दी ही कोई कमाल दिखाएगा। मुझे वह कमाल देखना है। इससे आपको क्या मिलेगा? वह तो तेरे को पहले भी समझा चुका हूँ कि यह सब असर खुश्की विटामिन का है। इस खुश्की विटामिन को मेरी ही टैक्सी में मरना था। टैक्सी ड्राइवर बड़बड़ा उठा। आधी रात बीत जाने के बाद करीब 3:30 बजे कार ने गोवा में प्रवेश किया और 20 मिनट बाद गोवा के आलीशान होटल जैको के पार्किंग में कार जा रुकी। इतनी लंबी ड्राइविंग के कारण
देवराज चौहान को अपनी पीठ अकड़ती सी महसूस हो रही थी। जिस्म का जरा जरा टूटता सा महसूस हो रहा था। हालांकि रास्ते में कुछ ड्राइविंग जयप्रकाश ने भी की थी, परंतु वह लंबी ड्राइविंग का आदी नहीं था, इसलिए देवराज चौहान को स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ा। थकावट जयप्रकाश पर भी हावी थी। भीतर जाकर उन्होंने एक कमरा लिया और गहरी नींद में डूब गए। अगले दिन सुबह 10:30 बजे देवराज चौहान की आंख खुली। उसने जयप्रकाश को उठाया और दोनों नहा धोकर तैयार हुए तो दिन के 12 बज रहे थे। कमरे में ही उन्होंने नाश्ता किया। जोजब डिसूजा नाम बताया था मिसेस कॉम्स के भाई का। हाँ, वह यहीं कहीं साईं बाबा मार्ग पर रहता है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ नाम के सहारे यह जानना साईं बाबा मार्ग पर जोजब डिसूजा कहाँ रहता है कठिन है, शायद असंभव काम है। वहम है तुम्हारा, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। हम 1 घंटे में जोजब डिसूजा को साईं बाबा मार्ग पर तलाश कर लेंगे कि वह कहाँ रहता है, बशर्ते कि वह वहाँ रहता हो। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकले, सीढ़ियों से नीचे उतरे और बाहर निकलने के लिए लॉबी से गुजर रहे थे कि एकाएक देवराज चौहान ठिठका। उसके होठ बिछ गए। क्या हुआ? उसे इस प्रकार रुकते देखकर जयप्रकाश के होठों से निकला। इसके साथ ही जयप्रकाश की निगाह देवराज चौहान की निगाह के साथ घूमती चली गई। अगले ही पल जयप्रकाश भी चौंका। उसके देखते ही देखते मिस क्लोरा निगाहों से ओझल हो गई थी। मिस क्लोरा, जयप्रकाश ने हड़बड़ाहट भरे स्वर में कहा। यह तो वही विदेशी युवती है जिसने मुझे मूर्ति चुराने के लिए 2 करोड़ की ऑफर दी थी और मैं नामाशी के कबीले से मूर्ति चुरा कर लाया था। देवराज चौहान जयप्रकाश की बाह पकड़कर आगे बढ़ता हुआ बोला। मिस गिलोरा, हर हाल में वह मूर्ति खरीदना चाहती है और गिलोरा के गोवा में होने का मतलब है मूर्ति का सौदा होने जा रहा है। मिसेस कॉम्स भी यहीं आसपास ही कहीं होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मिसेस कॉम्स और मिस गिलोरा में आपस में मूर्ति के बाबत बात हो चुकी होगी। जयप्रकाश ने फौरन सिर हिलाया। मिस गिलोरा बहुत खतरनाक है होगी, मैं मिल चुका हूँ इससे। मेरे हाथों यह अपने ही ठिकाने पर मात खा चुकी है। मिस गिलोरा बाहर जाने वाले रास्ते पर गई थी। देवराज चौहान और जयप्रकाश भी बाहर निकले। मिस गिलोरा एक कार में बैठ गई थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक था और दूसरा उसकी बगल में। मिस गिलोरा पिछली सीट पर। मिस गिलोरा के दोनों साथी विदेशी थे। वह लोग कहीं जा रहे हैं, जयप्रकाश बोला। देवराज चौहान पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचा। पार्किंग अटेंडेंट ने कार को साफ करके अच्छी तरह चमका रखा था। दोनों भीतर बैठे। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की। तभी 10 बरस का छोकरा दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और मुस्कुराकर सलाम मारता हुआ बोला। साहब, आपकी कार को फर्स्ट क्लास चमका दिया। देवराज चौहान ने 50 का नोट निकालकर छोकरे के हाथ में रखा और जल्दी से कार बैक करके आगे बढ़ा दी। मिस गिलोरा वाली कार होटल के मुख्य द्वार से निकल चुकी थी। देवराज चौहान की कार बाहर निकली। कुछ दूरी पर मिस गिलोरा वाली कार जा रही थी। देवराज चौहान ने बेहद सावधानी से कार उस कार के पीछे लगा दी। जयप्रकाश, देवराज चौहान एक हाथ से सिगरेट सुलगाते हुए बोला। हाँ, मिस गिलोरा और उनके साथियों का गोवा में कोई काम नहीं। वह यहाँ पर यकीनन मिसेस कॉम्स के बुलावे पर मूर्ति का सौदा करने आए हैं, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। और इस वक्त वह यकीनन मिस कॉम्स की तरफ ही जा रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। तुम ठीक कहते हो, जयप्रकाश ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान की सख्त निगाह मिस गिलोरा की कार पर जा टिकी। सावधानी के नाते खरे होटल में नहीं घुसा कि देवराज चौहान जाने कब बाहर आ जाए। वह होटल के सामने मुनासिब जगह पर टैक्सी खड़ी करके उसमें ही रहा। जब से वह यहाँ पहुँचे तब से वह और टैक्सी ड्राइवर आधा आधा ही सोए। एक नींद लेता तो दूसरा होटल की तरफ निगाह टिकाए रहा। इस वक्त नींद तो किसी की पूरी नहीं हुई थी, परंतु ऐसी भी हालत नहीं थी कि बैठे बैठे लुढ़क जाए। खरे तो जैसे एकदम फ्रेश नजर आ रहा था। हर 12 घंटे के बाद
खरे की जेब में पड़े खान के पर्स से नोट निकलकर टैक्सी ड्राइवर की जेब में पहुंच जाते। जब देवराज चौहान की कार बाहर निकली तो टैक्सी पीछे लग गई। साहब जी, टैक्सी ड्राइवर बोला, कहीं अब मुंबई तो वापस नहीं जा रही? शुभ शुभ बोल, बिना कोई कमाल दिखाए यह मुंबई चले गए तो इनके गोवा आने का क्या फ़ायदा हुआ? तू देखता रह, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी कोई न कोई कमाल होगा। एक बात कहूँ साहब जी? टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया। क्या? मुझ पर भी खुश्की विटामिन का असर हो गया है? हो गया ना? खरे होले से हंसा। बेटे, यह खुश्की विटामिन होता ही ऐसा है, जब लग जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ता। हो गया ना असर? अब मज़ा आने लगा ना? साहब जी, यह खुश्की विटामिन तो वास्तव में कमाल का विटामिन है, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और फिर बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगने लगी है। कर दिया ना सारा मज़ा खराब, खरे ने मुंह बनाया। फिर कह उठा, एक बात तो बता, 2 दिन से तू मेरे साथ है और तब से खाए जा रहा है, निकाला कुछ भी नहीं। यह सब जाता कहाँ है? कोई एक्स्ट्रा थैली वगैरह तो नहीं लगा रखी जिसमें? साहब जी, टैक्सी ड्राइवर ने मुंह बनाया, आप फिर खुश्की विटामिन वाली बातें करने? क्या मतलब? मैंने कहीं थैली लगा रखी है कि नहीं, यह जानने की आपको क्या ज़रूरत है? ठीक है ठीक है, आगे वाली कार का ध्यान रख, वह नज़रों से ओझल हो गई तो सारा खुश्क भाग जाएगा। मिस किलोरा वाली कार एक गंदी सी बस्ती के बाहर सड़क पर रुकी। किलोरा और उसके दोनों साथी बाहर निकले। एक ने बड़ा सा सूटकेस थाम रखा था। तुम दोनों सावधान रहना, मिस किलोरा ने सख्त स्वर में कहा। वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन यह मिसेस कॉम्स की कोई चाल भी हो सकती है। ऐसा है तो हमें नोट साथ लेकर नहीं आने चाहिए थे, एक ने धीमे स्वर में कहा। मैं ऐसा ही करती, मिस क्लोरा ने सख्ती से होठ बींचकर कहा। लेकिन मिसेस कॉम्स से जब फोन पर मेरी बात हुई तो कॉम्स की शर्त थी कि पहले वह नोट देखेगी, उसके बाद मूर्ति दिखाएगी। देख लेंगे, दूसरे साथी ने बेहद ही कठोर स्वर में कहा। अगर वह कोई चालाकी करती है तो हम उसे उसी समय शूट कर देंगे। अगर शराफत से सौदा करती है तो ठीक है। उसके बाद दोनों उस बस्ती में प्रवेश कर गए। 2-3 मिनट चलने के बाद वह एक ऐसे बंद दरवाजे पर रुके जिस पर स्पष्ट रूप से घर का नंबर लिखा हुआ था। नंबर देखकर मिस क्लोरा को तसल्ली हुई कि यही नंबर मिसेस कॉम्स ने बताया था। मिस क्लोरा के इशारे पर उसके साथी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति 50 बरस का शराबी गुंडा मवाली सा दिखने वाला था। सिर के बाल काफ़ी सफ़ेद थे। बदन पर जीन की मैली पैंट थी और कमीज के बटन पेट तक खुले हुए थे। आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, शेव बढ़ी हुई थी। कोई बड़ी बात नहीं कि पिछले 2 दिन से वह नहाया भी न हो। उसने तीनों को गहरी निगाहों से देखा। कौन हो तुम लोग? मिस क्लोरा, मिस क्लोरा ने बेहद ही शांत स्वर में कहा। मिसेस कॉम्स ने फ़ोन पर मुझसे बात की थी। उसने हौले से सिर हिलाया और दरवाजे से एक तरफ हटते हुए बोला, आओ। वे तीनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाज़ा खोलने वाले ने दरवाज़ा बंद किया और पलटा। वह साधारण सा कमरा था। एक पुराना सोफा और 5-7 कुर्सियां पड़ी नजर आ रही थी। क्लोरा और उसके साथी खड़े उस व्यक्ति को देखने लगे। तुम कौन हो? मिस क्लोरा ने पूछा। जोजफ डिसूजा, मिसेस कॉम्स का बड़ा भाई। मिसेस कॉम्स कहाँ है? मूर्ति की कीमत लाए हो? हाँ, हम पहले ही कह चुके हैं कि कीमत हमें नकद रुपयों में चाहिए। नकद ही है, कैश, मिस क्लोरा ने कहा। फिर सूटकेस थामे व्यक्ति को इशारा किया तो वह आगे बढ़कर टेबल पर सूटकेस रखकर उसे खोलने लगा। दूसरे का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जम गया। उसने सूटकेस खोला। मुंह तक सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था। मात्र एक झलक पाते ही जोसेफ डिसूजा की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। सूटकेस बंद हो गया। जोसेफ डिसूजा को क्षण भर के लिए लगा जैसे वह सपना देख रहा हो और आंख खुल गई हो। वह तो छोटा सा दादा था,
इतनी बड़ी रकम देखने की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जोसेफ डिसूजा ने खुद को संभाला। कितने नोट हैं? 2 करोड़, जितने की मिसेस कॉम्स ने कहे थे। मूर्ति कहाँ है? मिसेस कॉम्स कहाँ है? सिस्टर आ जाओ, सब ठीक है, जोसेफ दूसरे दरवाजे की तरफ देखकर बोला। उसी पल दूसरे कमरे से मिसेस कॉम्स निकल कर आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज वह अपनी उम्र से कम लग रही थी। लाल बड़े बड़े फूलों वाली फ्रॉक जो कि घुटने तक आ रही थी पहने हुए थी। पाँव में सफ़ेद रंग के एड़ी वाले सैंडल। सिर के बालों में जो थोड़ी बहुत सफ़ेदी थी वह गायब हो चुकी थी। वह 40 की उपेक्षा 32 की लग रही थी। हेलो, गॉम्स मिस क्लोरा को देखकर मुस्कुराई। हेलो। मिस क्लोरा का स्वर बेहद शांत था। मूर्ति दिखाओ, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है। तभी जोसेफ डिसूजा दूसरे कमरे में गया और दूसरे ही पल हाथ में मूर्ति उठाए आया और उसे मिस क्लोरा को थमा दिया। इसके साथ ही जोसेफ का हाथ पैंट की जेब में पड़े रिवॉल्वर पर जा टिका। वह बेहद सतर्क नजर आने लगा था। करीब 1 मिनट तक गिलोरा मूर्ति को परखती रही। इस दौरान वहां सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार मूर्ति से निगाह हटाकर मिस क्लोरा ने मुस्कुराकर मिसेस कॉम्स को देखा। मूर्ति असली है, मेरी तसल्ली हो गई। टेबल पर पड़े सूटकेस में 2 करोड़ हैं, देख लो, जल्दी से तसल्ली कर लो ताकि हम जाएं। ब्रदर, मिसेस कॉम्स ने अपने वक्षस्थल में दबा रखी छोटी सी पिस्टल हाथ में ले ली। सूटकेस को देखो, अच्छी तरह चेक करो, अगर शक हो तो एक एक गड्डी गिन लेना। जोसेफ डिसूजा भी रिवॉल्वर हाथ में लेकर सूटकेस के पास पहुंचा और उसे खोलकर देखने लगा। ठसाठस भरा सूटकेस देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें देखकर मिस क्लोरा के साथियों ने भी रिवॉल्वर निकाल ली थी। 2 मिनट बाद जोसेफ डिसूजा सूटकेस बंद करके पलटा। सिस्टर, जोसेफ डिसूजा उन सबके प्रति सतर्क गॉम्स से बोला, मेरे ख्याल से तो ठीक ही हैं। अगर 2-4 गड्डियाँ कम भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है। साथ ही वह हंसा। मिसेस कॉम्स ने चमक भरी निगाहों से गिलोरा को देखा। ठीक है, तुम लोग मूर्ति को ले जा सकते हो। मिस क्लोरा ने अपने कपड़ों में तह करके छिपा रखा एक लिफाफा निकाला और उसे खोला। वह काफ़ी बड़ा था। उसने मूर्ति को उस लिफाफे में डालकर बंद किया और सख्ती से उसे थामे दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, आओ। मिस क्लोरा ने ही दरवाज़ा खोला। वह बाहर निकल गई, उसके पीछे उसके दोनों साथी भी। बाहर निकलते समय उन्होंने रिवॉल्वर जेब में डाल ली थी। बहुत ही साफ ढंग से सारा लेन देन ठीक तरह से निपट गया था। मिसेस कॉम्स ने आगे बढ़कर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। देवराज चौहान जल्दी से गली से बाहर निकला और एक तरफ खड़े जयप्रकाश के पास पहुंचा। देवराज चौहान को इस तरह जल्दी में देखकर जयप्रकाश की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? मिस क्लोरा और मिसेस कॉम्स के बीच 2 करोड़ में सौदा तय हो गया। वह लोग मूर्ति लेकर आ रहे हैं। देवराज चौहान के दांत बिचे हुए थे। मुझे उनसे हर हाल में मूर्ति लेनी है। जो कुछ भी हो, तुम आगे मत आना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वह लोग इतनी आसानी से मूर्ति अपने हाथ से। मैं जानता हूँ। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। लेकिन जो भी हो, मूर्ति हर हाल में उनसे लेनी ही है। मूर्ति नामाशी के कबीले के देवता की है, सैकड़ों साल पुरानी। उसे हर हाल में मिलनी ही चाहिए। उसे हर हाल में मिलना ही चाहिए। अगर हमने इस वक्त मूर्ति इनसे नहीं ली तो फिर कभी हमारे हाथ नहीं आएगी और कुछ दिन बाद विदेश में किसी अमीर के घर की शोभा बनी होगी। जयप्रकाश ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम कार को तैयार रखो, मुनासिब वक्त पर कार को मेरे पास ले आना, समझे? जयप्रकाश के सिर हिलाने पर देवराज चौहान जल्दी से वहां से हटा और मिस क्लोरा वाली कार के समीप पहुंचकर उल्टी दिशा में छिप गया ताकि मिस क्लोरा उसके साथी जब कार की तरफ बढ़ रहे हों तो उसकी मौजूदगी का एहसास न पा सके। इसके साथ ही चौहान ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में इस तरह ले ली कि आता जाता कोई न देख सके। करीब 100 गज दूर खड़ी टैक्सी में बैठे खरे ने यह सब देखा।
अब दिखाएगा पट्टा अपना कमाल। खरे अपने होठ सिकोड़कर बड़बड़ा उठा, जिसे देखकर मुंबई से गोवा आने की मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी, सारी थकावट दूर हो जाएगी। रिवॉल्वर उसने हाथ में दबा रखी है। अपना हीरो अभी दो चार को ठिकाने लगाएगा, लेकिन जिन्होंने मरना है वह तो नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जहां होंगे अभी सामने आते हैं। मिस क्लोरा और उसके दोनों साथी गली से बाहर निकले और तेज तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गए। मिस क्लोरा ने प्लास्टिक के लिफाफे में मूर्ति को लपेटकर एक बाह में दबाए अपने बदन से सटा रखा था। तीनों की चाल तेज थी। कार के पास पहुंचते ही मिस क्लोरा ने कार के पिछले दरवाजे की खिड़की से मूर्ति को सीट पर रखा और खुद भीतर बैठने के लिए दरवाज़ा खोला। यही वह पल था जिसमें देवराज चौहान ने फुर्ती दिखाई। बिजली की सी रफ्तार के साथ उसने अपनी तरफ से खुली खिड़की में हाथ डाला और प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटी उस भारी मूर्ति को थामकर खिड़की से बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ से कार का दरवाज़ा खोले मिस क्लोरा कार की सीट से मूर्ति को दूसरी तरफ खिसकते हुए हक्की बक्की सी देखती रह गई। तभी उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। कार का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने दूसरी तरफ देखा। उसकी देवराज चौहान से आंखें मिली। मिस क्लोरा के दोनों साथी भी माजरा समझ गए। उनके हाथों में रिवॉल्वर चमक उठे। मिस क्लोरा ने भी अपने वक्षस्थल में फंसा रखी छोटी सी पिस्टल हाथ में ले ली। तुम, मिस क्लोरा के होठों से फुफकार निकली। किस्मत बुलंद है कि अभी तक जिंदा हो, बार बार बच जाते हो। अनीता शास्त्री के यहाँ तलाशी लेते हमारे आदमी को जरा भी अंदेशा होता कि वहाँ अचानक आ दमकने वाले तुम हो तो तुम्हारा काम हो गया होता। देवराज चौहान कार की ओट में खड़ा सर्द निगाहों से उसे देखता रहा। मिस क्लोरा के साथियों में वह उस व्यक्ति को पहचान गया था जो कि अनीता शास्त्री के यहाँ से उससे बचकर भाग गया था। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो मूर्ति हमारे हवाले कर दो, वरना बच नहीं पाओगे, गिलोरा ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। 3-3 रिवॉल्वरों का रुख तुम्हारी तरफ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर खतरनाक लहजे में कहा। मूर्ति तुम लोगों को किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगी। यह इस देश की अमानत है, इसी देश में रहेगी। यह बात अपने मन से निकाल दो कि मूर्ति को तुम लोग अपने देश में जाकर बेच दोगे। इतना सब कुछ होने पर भी मैं तुम्हें रियायत देता हूँ कि इसकी कीमत 2 करोड़ जो कि तुम मिसेस कॉम्स को देकर आए हो, वह तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ। बकवास मत करो, मिस क्लोरा गुर्राई। मूर्ति हमें वापस दे दो, वरना। देवराज चौहान आंखों में मौत के बाव लिए मिस क्लोरा को देखता रहा। मैं तुम्हें 30 सेकंड का समय देती हूँ। मूर्ति वापस कार की सीट पर रखो और कार से दूर हो जाओ। चौहान का रिवॉल्वर वाला हाथ कार की खुली खिड़की पर था। नाल का रुख दूसरी तरफ था, जिसके पास मिस क्लोरा खड़ी थी। चौहान ने दांत बींचकर ट्रिगर दबा दिया। फायर की तेज आवाज़ गूंजी। गोली मिस क्लोरा की बगल में पसलियों में गश्ती चली गई। वह गला फाड़कर चीखी। पिस्टल उसके हाथ से छूट गई। वह नीचे जा गिरी। उसी पल बिना रुके देवराज चौहान ने नाल को जरा सा घुमाते हुए दूसरा फायर कर दिया। दूसरा फायर भी कार के भीतर से गुजरकर उस तरफ खड़े मिस क्लोरा के साथी के पेट में जा घसा। वह भी चीखते हुए जा गिरा। यह वही शख्स था जो अनीता शास्त्री के मकान में देवराज चौहान से टकराया था, मगर फिर बचकर भागने में कामयाब हो गया था। गिलोरा के दूसरे साथी ने देवराज चौहान पर फायर किया, परंतु देवराज चौहान जानता था कि अब उसे निशाना बनाया जाएगा। वह दूसरे फायर के साथ ही अपनी जगह से हट गया था। उसके साथ ही देवराज चौहान नीचे बैठ गया, क्योंकि अब खड़ा होने में खतरा था। मिस क्लोरा का साथी भी नीचे बैठ चुका था। दोनों एक दूसरे को उड़ाने की चेष्टा में थे। मूर्ति देवराज चौहान ने दूसरे हाथ में पकड़ रखी थी, लेकिन अब खतरा बढ़ चुका था। सड़क पर आते जाते लोग सहम कर रुकते हुए मौत के इस खेल को देखने लगे थे। कभी भी पुलिस वहां आ सकती थी। गोली की आवाज़ गूंज चुकी थी। अभी तक न तो देवराज चौहान उठा था और न ही कार की दूसरी तरफ छिपा मिस क्लोरा का साथी। तभी देवराज चौहान मूर्ति को एक तरफ रखकर आहिस्ता से सड़क पर लेटा और कार के नीचे झांका।
दूसरी तरफ मिस किलोरा के आदमी के पिंडलियों की टांगे दिखाई दी। देवराज चौहान के दांत बिछ गए, आंखों में खूंखारता नाच उठी। उसने रिवॉल्वर सीधी की और कार के नीचे से ही निशाना लेकर गोली चला दी। फायर का तेज स्वर गूंजा। गोली उसके पांव से कुछ ऊपर लगी। इसके साथ ही उसकी चीख गूंजी। अपना पांव पकड़ते हुए वह सड़क पर जा गिरा। ठीक उसी पल देवराज चौहान फुर्ती के साथ खड़ा हुआ और दौड़कर कार के दूसरी तरफ पहुंचा। मिस किलोरा और उसका एक साथी मरा पड़ा था, जिसके पैर के ऊपर गोली लगी थी। वह पांव थामे नीचे पड़ा होठ बीचे पीड़ा को दबाने की चेष्टा कर रहा था। एकाएक देवराज चौहान को सिर पर पहुंचा देखकर उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा करना चाहा। तभी होठ बीचकर क्रूरता भरे अंदाज में देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गोली ठीक उसके माथे के बीचों बीच जा लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। चौहान चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे रिवॉल्वर जेब में डालते हुए पलटा और दूसरी तरफ नीचे लिफाफे में लिपटी मूर्ति को उठाया। तभी तेजी से पास आकर कार रुकी। ड्राइविंग सीट पर घबराया सा जयप्रकाश बैठा था। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठ गया। अगले ही पल कार तेजी से आगे दौड़ती चली गई। देखा अपने उस्ताद को। खरे ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारकर बोला, मैं कहता था ना कि अपना गुरु कुछ कमाल दिखाएगा। दिखा दिया ना। टैक्सी ड्राइवर सावधानी से देवराज चौहान की कार का पीछा कर रहा था। वह तो ठीक है, लेकिन अब यह क्या करेगा। चढ़ ही गया ना आखिर तुझ पर भी मेरा रंग। खरे हंसा। फिक्र मत कर, पीछे लगा रह, देखते हैं अब आगे क्या होता है। मुझे लगता है अब फिर एक्शन का दौर आ गया है। तभी टैक्सी की रफ्तार धीमी होती चली गई। वे लोग रुक रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर बोला। खरे की आंखें सिकुड़ गई। आगे वाली कार उसके देखते ही देखते सड़क के किनारे रुक गई थी। जयप्रकाश को कार रोकते देखकर देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मिस किलोरा। जयप्रकाश का चेहरा क्रोध से धधक रहा था। जहां गई थी वहां मिसेस कॉम्स थी। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। मुझे मिसेस कॉम्स से मिलना है, जयप्रकाश ने दांत बींचकर कहा। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। जरूर मिलना है, जवाब में जयप्रकाश के होठों से अचानक एक गुर्राहट निकली। लेकिन वहां तो गोलीबारी हो चुकी है। 3 लाशें पीछे छोड़कर आए हैं। वापस जाना संभव नहीं। मैंने तो हर हाल में मिसेस कॉम्स से मिलना ही है। जयप्रकाश शास्त्री पागल सा हो रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। पल भर की सोच के पश्चात देवराज चौहान बोला, ठीक है, कार स्टार्ट करो। दूसरी तरफ वाले रास्ते से वहां जाया जा सकता है, परंतु इसमें भी खतरा हो सकता है। किसी ने हमें पहचान लिया तो कुछ भी हो सकता है। परवाह नहीं, कहते हुए दांत बींचकर जयप्रकाश ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मिस किलोरा और उसके साथियों के जाते ही मिसेस कॉम्स ठहाका लगा उठी। जोसेफ डिसूजा का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। मिस किलोरा और उसके साथियों के जाते ही मिसेस कॉम्स ठहाका लगा उठी। जोसेफ डिसूजा का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। सिस्टर, जोसेफ डिसूजा खुले सूटकेस में पड़ी नोटों की गड्डियों को देखे जा रहा था। मज़ा आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 2 लाख भी मेरे पास होगा। तुमने ठीक सोचा था। मिसेस कॉम्स अजीब से अंदाज में ठहाका लगा उठी। ब्रदर, ठीक सोचा था तुमने। तुम 2 लाख के भी मालिक नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। जोसेफ डिसूजा के मस्तिष्क को झटका लगा। उसने मिसेस कॉम्स को देखा। मिसेस कॉम्स के चेहरे पर अजीब से भाव देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या बात है सिस्टर? शायद तुम यह सोच रहे हो ब्रदर कि इस 2 करोड़ के हम दोनों मालिक हैं। जोसेफ डिसूजा के मस्तिष्क को पुनः झटका लगा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा सिस्टर? बहुत गलत सोच रहे हो। इस 2 करोड़ में मैंने तुम्हें हिस्सेदार बना लिया तो 2 सालों में ही मैं सड़क पर आ जाऊंगी। बहुत मेहनत की है मैंने। खुद को खतरे में डालकर मरने का नाटक किया। मूर्ति लेकर इधर उधर भागती रही। जयप्रकाश की बीबी और बेटी का कत्ल किया कि वह बाद में डोलना पीटते फिरे कि जयप्रकाश ने मूर्ति रखने के लिए मुझे दी थी। मामा विदुरी जैसे खतरनाक दादा को धोखा दिया।
नकली मूर्ति बनाकर उसे 25 लाख में बेच दी और उसे हर शख्स के बारे में बता दिया जो कि मूर्ति पाने की ताक में था, ताकि विदुरी उन्हें खत्म कर दे और मेरे सिर से उनका खतरा टल जाए। उसके बाद मुनासिब मौका पाकर मैंने गिलोरा से बात की, उसे यहाँ आने को कहा। सब कुछ तो मैंने किया, तुमने क्या किया ब्रदर, जो खुद को नोटों वाले सूटकेस में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो? मिसेस कॉम्स के स्वर में क्रूरता भराई थी। जोजब डिसूजा एकटक मिसेस कॉम्स को देखता रहा। मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ सिस्टर, मैंने मुसीबत के वक्त में तुम्हें पनाह दी, तो क्या हो गया? 1000 रुपया लेकर कोई भी ऐसा कर सकता था। जोजब डिसूजा की आंखें लाल हो उठी। इसका मतलब तुम्हें 1000 रुपये में और मेरे में कोई फर्क नज़र नहीं आता? कोई फर्क नहीं, मुझे सिर्फ नोट ही नज़र आ रहे हैं ब्रदर, मिसेस कॉम्स यंग से बोली। मैं 40 की हूँ, नोट पास आ जाए तो उम्र कम हो जाती है, खुशी हो तो और भी उम्र कम हो जाती है। दौलत में बहुत दम होता है ब्रदर, किसी भी 25 साल के खूबसूरत युवक से शादी बनाकर शान से रह सकती हूँ। वह मेरा पति भी बनेगा, तलवे भी चाटेगा, मज़े ही मज़े होंगे ब्रदर। ऐसे में तुम बीच में आ गए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मज़ा किरकिरा हो जाएगा? मेरी बुढ़िया सिस्टर मज़े लेने की सोच रही है, जोजब गुर्राया। तमीज़ से बात करो ब्रदर, वरना। तभी जोजब ने उछाल भरी और मिसेस कॉम्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कॉम्स ने चीखने के लिए मुंह खोला तो जोजब ने उसके मुंह पर हथेली जमा दी। जोजब का चेहरा इस समय पागलों की तरह हो रहा था, आंखों में दरिंदगी नाच रही थी। तू तो वास्तव में हरामजादी है सिस्टर, जोजब डिसूजा गुर्राया। अगर मैं तेरा साथ न देता तो तेरा सौदा कभी भी नहीं पट सकता था। अब सारा मामला ठीक हो गया तो तू ही ब्रदर को आंखें दिखाने लगी। इसके साथ ही जोजब की भारी हथेली उसके गले पर जा टिकी। मिसेस कॉम्स तड़पी। ब्रदर, मिसेस कॉम्स के गले से गुटी गुटी चीख निकली। मर गया तेरा ब्रदर, दरिंदगी भरे स्वर में कहता हुआ जोजब डिसूजा उसकी गर्दन दबाता चला गया। मिसेस कॉम्स की आंखें फटती ही जा रही थी। मिसेस कॉम्स की आंखें फटी हुई थी। फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी, हाथ और पांव फैले हुए थे, थोड़ी सी जीभ बाहर निकल पड़ी थी, गले में उंगलियों के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। बहुत ही विभत्स्य मृदा में थी मिसेस कॉम्स की लाश। जोजब डिसूजा नहा धोकर तैयार हो चुका था। कपड़े उसने वह पहने थे जो उसके ख्याल से बढ़िया थे, जबकि वह खस्ता हाल में थे। खुले सूटकेस को जोजब ने बंद किया, उसे हाथ में पकड़ लिया। 2 करोड़ के साथ जोजब ने गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया था। इतनी दौलत के साथ मुंबई की उपेक्षा, खंडाला में रहना उसने ठीक समझा था। वह खंडाला जा रहा था। आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला कि तभी किसी ने छाती पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। दरवाजे पर जयप्रकाश दांत पीछे खड़ा था, हाथ में देवराज चौहान वाली रिवॉल्वर दबी थी। रुख जोजब डिसूजा की तरफ था। भीतर आकर वह मिसेस कॉम्स की लाश को घूरने लगा। देवराज चौहान ने भीतर आकर दरवाजा बंद कर लिया था। जोजब डिसूजा के चेहरे पर घबराहट के भाव नाच उठे। कौन हो तुम लोग? जोजब के होठों से हड़बड़ाहट से भरा स्वर निकला। जयप्रकाश के हाथ में रिवॉल्वर और उसके चेहरे के खतरनाक भाव को देखकर वह घबरा उठा था। तुम? जयप्रकाश ने दांत बींचकर मिसेस कॉम्स की लाश से निगाह हटाकर उसे देखा। तुम जोजब डिसूजा हो, मिसेस कॉम्स के भाई? हाँ। मिसेस कॉम्स को तुमने मारा? हाँ। जोजब रिवॉल्वर पर निगाह टिकाए कह उठा। क्यों? दौलत हाथ में आ जाने पर यह मुझे धोखा दे रही थी, इसे भाई भी बोझ लगने लगा था। ऐसा ही हुआ होगा। जयप्रकाश ने दांत बींचे। यह थी ही कमीनी औरत, इसने अपने लालच के खातिर मेरी बीबी और बेटी को मार दिया। किस्मत अच्छी रही जो मेरी बेटी बच गई, वरना। तुम शास्त्री, जयप्रकाश शास्त्री हो? हाँ। कहते हुए जयप्रकाश शास्त्री की निगाह नीचे पड़े सूटकेस पर जा टिकी। इसमें नोट हैं। हाँ, 2 करोड़। जयप्रकाश होठ बीचे सोचता रहा, फिर उसने सिर घुमाकर देवराज चौहान को देखा। उसका मतलब समझकर देवराज चौहान बोला, आधा इसे दे दो। देवराज चौहान बोला, पूरा तुम भी हजम नहीं कर पाओगे। सूटकेस उठाकर टेबल पर रखो और उसे खोलो। जयप्रकाश दांत बींचकर बोला।
जोसेफ डिसूजा ने ऐसा ही किया। जयप्रकाश ने देवराज चौहान को देखा। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं, एक तुम्हारा भी तो होगा। मुझे नहीं चाहिए, तुम दोनों बांट लो। जयप्रकाश के चेहरे पर हैरानी उभरी। मैं तुम्हें आधे मिनट का वक्त देता हूँ, जयप्रकाश बोला। इसमें से आधे निकाल लो, वह तुम्हारा। ज़्यादा मत निकालना, वरना 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जोसेफ डिसूजा को लगा जैसे उसकी जिंदगी बन गई हो। वह जल्दी से नोटों की गड्डियों को सूटकेस से निकालने लगा। आधा काम निपट गया था। त्रिदेव कांडा से निपटने का आधा काम बाकी था। इस समय शाम के 6 बज रहे थे। रात भर के थके हुए थे, इसलिए आज की रात होटल में गुजारकर अगले दिन सुबह मुंबई चलने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। मूर्ति को नोटों वाले सूटकेस में रख दिया था। उन्होंने कार को होटल की पार्किंग में रोका और सूटकेस उठा भीतर प्रवेश कर गए। खरे की टैक्सी बाहर ही रुक गई। साहब जी, वह लोग तो रात भर होटल में ठाठ से खाएंगे और हम यहाँ टैक्सी में। अपनी अपनी किस्मत होती है। वैसे अपने उस्ताद का कोई भरोसा नहीं है कि कब वह उठे और ठूठा करनी शुरू कर दे। तूने तो देखा ही है, बहुत कमाल का आदमी है, खरे जोश और खुशी से बोला। इसका मतलब रात भर टैक्सी में। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। हाँ साहब जी, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, टैक्सी और नहीं चला पाऊंगा। तू क्या समझता है, अब तक टैक्सी तू चला रहा था, खरे ने मुंह बनाकर कहा। ऐसा है तो भूल है तेरी, टैक्सी तो मेरे जेब में पड़े नोटों के दम पर चल रही है। ड्राइवर ने मुंह बनाया तो खरे उसका कंधा थपथपाकर बोला, फिक्र मत कर, घर जाकर मेरे नोट गिनेगा तो बहुत मज़ा आएगा। वह तो ठीक है, लेकिन घर पर मेरी बीबी, बेकार में उसकी चिंता करता है। उसका तो काम वहाँ चल रहा होगा। वह पड़ोसी। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर घूर कर खरे को देखा। जवाब में दांत दिखाते हुए मुस्कुरा पड़ा खरे। देवराज चौहान कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा तो चाबी की होल में जरा से अटकाव के पश्चात के बाद घूमी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उसने एक निगाह गैलरी में डाली, जो कि इस वक्त खाली थी। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली तो जयप्रकाश हैरानी से बोला, यह क्या? कमरे में शायद कोई है। देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा और धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। सूटकेस थामे जयप्रकाश उसके पीछे था। देवराज चौहान ने अभी एक कदम ही भीतर रखा था कि तभी उसकी कलाई पर ठोकर पड़ी। हाथ में थमा रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। कोई शरारत मत दिखाना, देवराज चौहान के कानों में खतरनाक स्वर पड़ा। इसके साथ ही उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल आ लगी और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जयप्रकाश सूटकेस के साथ भीतर आ चुका था। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी झलक उठी। पीछे वाले का अभी तक वह चेहरा भी नहीं देख पाया था, जबकि जयप्रकाश देख चुका था कि वह खतरनाक दादा है। इससे पहले कि देवराज चौहान कुछ कहता, ठीक सामने के पर्दे के पीछे से हाथ में रिवॉल्वर थामे त्रिदेव कांडा निकला। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। कैसे हो चौहान? कांडा जहरीले स्वर में हंसा। देवराज चौहान दांत बीचे उसे देखता रहा। तुम हैरान हो रही होगी कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। ज़्यादा हैरान मत होना। दरअसल मैं मुंबई से ही तुम्हारे पीछे था और मुनासिब मौके की तलाश में था। जब मेरे आदमियों ने तुम पर हमला किया तो मैं उनके पीछे ही मैं गोवा पहुँचा। तुम जो भी कर रहे थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें उड़ाने के फेर में था। जब से तुम इस होटल से गए तब से मैं इस कमरे में जमा तुम्हारे आने की राह देख रहा था। बोर हो रहा था, लेकिन अब तो तुम्हें सामने पाकर सारी बोरियत गायब हो गई। देवराज चौहान की आंखों में खुखारता के भाव नजर आने लगे। उसका दायां पांव धीरे धीरे इस तरह हिल रहा था कि उसकी हर हरकत को पकड़ पाना बेहद कठिन था। त्रिदेव कांडा वैशी स्वर में हंसा। विदुरी जाने क्यों तुमसे दबता है या डरता है। मुझे तो तुम में ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आता। तुम्हारे नाम का भी यूं ही खौफ खाते हैं लोग। मेरे ख्याल में तुम्हारे नाम की हवा है कि जो भी सुनता है रास्ता काटने की सोचता है। हो सकता है 2-4 बड़े कारनामे तुमने कर दिए हों,
उनकी हवा ही अभी तक चली आ रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें शूट करके तुम्हारी फैली हवा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। त्रिदेव कांडा का स्वर खतरनाक हो उठा। देवराज चौहान का दायां पांव हिलता हुआ थम चुका था। पांव में फंसा जूता पांव से ढीला हो गया था और अब सिर्फ पंजे में ही फंसा हुआ था। अब तो मानते हो ना कि तुम में कोई दमखम नहीं, सिर्फ हवा ही है तुम्हारी कि लोग खूब खाते हैं। दमखम की तो बात मैं नहीं जानता, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि मेरे नाम की हवा है। त्रिदेव कांडा ठाका लगा उठा। और अब तुम्हारी हवा खत्म होने जा रही है देवराज चौहान, कांडा ने वैशी स्वर में कहते हुए रिवॉल्वर सीधी कर दी। जयप्रकाश का चेहरा मौत के भय से फक हो उठा। तभी देवराज चौहान के पांव में अटका जूता वेग के साथ पांव से निकला और सीधा त्रिदेव कांडा के चेहरे से जा टकराया। कांडा के होठों से हल्की सी कराह निकली। मात्र 2 क्षण के लिए वह लड़खड़ाया। देवराज चौहान के लिए इतना ही वक्त काफी था। उसने दांत बींचकर फुर्ती से दायां हाथ पीछे घुमाया। कमर में लगी रिवॉल्वर हट गई। तभी देवराज चौहान ने उल्टी लात घुमाई तो पीछे खड़े दादे के पेट में लगी। वह कराहकर दोहरा हो गया। उसी पल जयप्रकाश ने हड़बड़ाकर दादे के कंधे पर हाथ रखकर जोर से धक्का दिया तो खुद को न संभाल पाने के कारण वह लड़खड़ाकर नीचे गिरा। देवराज चौहान ने तूफानी गति से अपनी रिवॉल्वर लपकी। तब तक कांडा खुद को संभालकर रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा चुका था, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा सका। देवराज चौहान के रिवॉल्वर से तेज आवाज के साथ गोली निकली और त्रिदेव कांडा के दिल के करीब जा लगी। कांडा के शरीर को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल वह किसी कटे वृक्ष की तरह नीचे जा गिरा। 2 बार दाएं बाएं छटपटाने के पश्चात उसका शरीर ठंडा पड़ता चला गया। नीचे गिरे दादे ने जब उठना चाहा तो जयप्रकाश ने घबराहट में हाथ में थमा रखा सूटकेस उसके पर फेंक दिया। सूटकेस भारी था। बीच में नोटों के भार के अलावा मूर्ति का भी भार था, जो कि दादे के सिर पर जा गिरा। दादे का शरीर शांत पड़ गया था। कुछ न समझते हुए जयप्रकाश ने सूटकेस उठाया तो देखा दादे का सिर पिचक चुका था। जयप्रकाश हड़बड़ाकर पीछे हुआ और मुंह फेर लिया। चलो, देवराज चौहान पलटते हुए कठोर स्वर में बोला। पूरे होटल में गोली की आवाज गूंजी है। कभी भी यहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जयप्रकाश ने सूटकेस पर लगा खून पानी से साफ किया और देवराज चौहान के साथ बाहर निकल गया। घबराहट से उसकी टांगें कांप रही थी। रात को कहाँ रहेंगे? जयप्रकाश ने सूखे स्वर में प्रश्न किया। कहीं नहीं, मुंबई चलेंगे। इस समय हमारा गोवा में रुकना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने होठ बींचकर कहा। दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। गोली की आवाज़ खरे ने भी सुनी थी। उसने तुरंत ड्राइवर को तैयार रहने को कह दिया था। तभी उन्होंने देवराज चौहान की कार बाहर निकलते देखी। देवराज चौहान कार चला रहा था। जयप्रकाश उसकी बगल में बैठा था। लग जा पीछे। तब तक ड्राइवर टैक्सी बढ़ा चुका था। देखा अपने पट्टे को, कर दिया न काम तमाम, खरे ताली बजाने वाले अंदाज में बोला। किसका किया साहब जी? किया होगा किसी का। तूने गोली की आवाज़ नहीं सुनी? खरे ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, हल्का सा धमाका तो सुना था। वही गोली की आवाज़ थी। किसका काम तमाम किया है, इस बात की चिंता नहीं। इतनी तसल्ली ही बहुत है कि अपना उस्ताद होटल के भीतर भी किसी को निपटा आया है। साहब जी, आपका खुश्की विटामिन कुछ खास है। क्या मतलब? यह पता नहीं कि किसको उड़ाया है, भीतर क्या हुआ है, और आप गोली की आवाज़ सुनकर ही खुश हुए जा रहे हैं। ड्राइवर के स्वर में हल्का सा तीखापन आ गया। खुश्की विटामिन कई तरह के होते हैं, यह भी विटामिन की एक जात है। क्या कहने इस खुश्की के? ड्राइवर बड़बड़ा उठा। अगले दिन सुबह कार मुंबई पहुंची। भोर का उजाला फैल चुका था। सुनो, जयप्रकाश बोला, सूटकेस में 1 करोड़ रुपया पड़ा है। उसमें से तुम 50 लाख तुम रख लो। वह तुम्हारी मेहनत का है। मैं जिस काम के खाते निकला था वह पूरा हो गया है। जयप्रकाश ने काफ़ी जोर लगाया, परंतु देवराज चौहान ने 1 रुपया भी नहीं लिया। आखिर थक हार कर जयप्रकाश बोला, मुझे यहीं उतार दो।
मुंबई में मेरा कोई काम नहीं, मुझे अपनी बेटी के पास खंडाला पहुंचना है। देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोकते हुए कहा, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है। बेहतर होगा कि शराफत से ज़िंदगी बिताना। पत्नी को तो तुम खो ही चुके हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई गलत कदम तुम्हारी बेटी की जान ले ले। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं अपना सारा का सारा ध्यान अपनी बेटी पर लगाऊंगा। सूटकेस में से मूर्ति निकाल दो। जयप्रकाश ने सूटकेस में से लिफाफे में लिपटी मूर्ति निकाली और कार से बाहर आ गया। दोनों की निगाहें मिली। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जयप्रकाश ने भर्राए स्वर में कहा। देवराज चौहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया, फिर कार आगे बढ़ा दी। नामाशी मूर्ति को देखकर खुशी से पागल हो उठा। उसने इतनी बार देवराज चौहान का हाथ चूमा, इतनी बार देवराज चौहान को गले लगाया कि गिनती करना कठिन हो गया। उसके बाद नामाशी ने देवराज चौहान को इनाम देने की बहुत कोशिश की, परंतु देवराज चौहान ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि वह जो भी कर रहा था अपने खातिर कर रहा था। नामाशी समझ गया कि देवराज चौहान कुछ नहीं लेगा। बहरहाल देवराज चौहान ने, नामाशी और उसके साथी ने मिलकर नाश्ता किया। फिर नामाशी ने मूर्ति अपने सामान में पैक की और अपने साथी को लिए देवराज चौहान के साथी वहां से बाहर आ गया। हमें कुछ आगे छोड़ देना। नामाशी और उसका साथी कार की पिछली सीट पर बैठ गए। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ आगे जाने पर नामाशी ने उसे कार रोकने को कहा। देवराज चौहान ने कार रोकी। तभी नामाशी का हथौड़े की तरह भारी हाथ देवराज चौहान की कनपटी पर पड़ा। देवराज चौहान का मस्तिष्क बेहोशी के गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। देवराज चौहान ने कार रोकी, इंजन बंद किया और बाहर निकला और पीछे निगाह मारी। खरे वाली टैक्सी पीछे ही रुक गई थी। देवराज चौहान ने इशारे से उसे पास आने को कहा। खरे ने टैक्सी में से देवराज चौहान का इशारा देखा तो सकपका उठा। जाइए साहब, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आपका हीरो आपको बुला रहा है। खरे ने सूखे होठों पर जीप फेरी और टैक्सी से बाहर आ गया। कुछ आगे कार के साथ देवराज चौहान टेक लगाए सिगरेट के कश ले रहा था। साहब जी, आप मेरा हिसाब चुकता कीजिए, क्या मालूम वह आपको ही ठाक कर दे। अरे शुभ शुभ बोल। खरे ने मुंह बनाया और जेब से खान वाला पर्स निकाला। उसमें से आखिरी नोट निकालकर ड्राइवर को दिया तो वह बोला, साहब जी यह तो कम है, हिसाब लगा दीजिए। मैं, अबे हिसाब की औलाद, यह रख ले और फूट ले। खरे ने पर्स उसकी टांगों पर फेंक दिया। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, भाग ले। नहीं साहब जी, अभी तो यहीं रहूँगा। आपके खुश्की विटामिन का मुझ पर भी असर हो गया है। देखूँ तो सही कि वह आपके जिस्म के कौन से हिस्से में गोली मारता है। उल्लू का पट्ठा। खरे बड़बड़ाकर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान के पास पहुंचकर खरे ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और हाथ माथे तक ले जाकर सलाम ठोका। देवराज चौहान ने उसे घूर कर देखा। तुम धारावी से ही मेरे पीछे लगे हो। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। न, हाँ। खरे की हालत पतली होने लगी। जानते हुए भी मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम उन लोगों में से हो जो अपना वक्त खराब करके दूसरों के मामले में जागते फिरते हैं, बिना वजह, कोई कारण नहीं। खरे सकपकाया सा खड़ा रहा। अब क्या इरादा है? का कुछ नहीं। तो अब अपने रास्ते लग जा। दोबारा किसी के मामले में दखल मत देना, ताक-झाक मत करना। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। खरे ने फौरन सिर को दाएं बाएं हिलाया। खरे को घूरता हुआ देवराज चौहान पलटकर कार में बैठने लगा तो खरे बोला, 1 मिनट, मैं। देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे घूरा। 100 का नोट। माँ, मेरी जेब खाली हो गई। उस टैक्सी वाले ने सारा माल ले लिया। टैक्सी में मुंबई से गोवा की सैर करोगे तो कपड़े भी उतर जाएंगे, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा और 100 का नोट निकालकर उसे थमा दिया। खरे ने दांत फाड़कर नोट लिया। एक बात है उस्ताद, तुम तो कमाल के आदमी हो। तुमने तो एक के बाद एक। देवराज चौहान कार में बैठा और तेजी से कार आगे बढ़ा दी। खरे ने गहरी सांस ली और 100 का नोट थामे दूर खड़ी टैक्सी को पास आने का इशारा किया। उसके देखते ही देखते टैक्सी स्टार्ट हुई और पलटकर वापस भाग ली। भाग ले,
इससे जो मिल गया मिल गया। अब इस खुशकी के साथ रहा तो मेरी नैया और टैक्सी दोनों ही डूब जाएंगी। ड्राइवर बड़बड़ाया। उल्लू का पट्ठा टैक्सी को उल्टी दिशा में भागते देखकर खरे तीखे स्वर में बड़बड़ा उठा। सारी बात सुनने के बाद जगमोहन ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। लेकिन नामाशी ने तुम्हें बेहोश क्यों किया? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जेब से छोटा सा कागज निकालकर जगमोहन की तरफ बढ़ाया। बेड पर लेटे जगमोहन ने हाथ बढ़ाया और कागज लेकर पढ़ा। दोस्त की तरफ से सप्रेम भेंट जो दे रहा हूँ वह हमारे कबीले में बहुत है, इतना ही लिखा था। जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होठों पर मीठी सी मुस्कान नाच रही थी। सप्रेम भेंट कौन सी? कुछ दिया कि सब कुछ ऐसे ही रहा। जगमोहन के स्वर में हल्की सी व्याकुलता भर आई। मुस्कुराते हुए देवराज चौहान ने अपने कमीज के भीतर हाथ डाला और लाल रंग के कपड़े की थैली निकालकर जगमोहन की तरफ उछाल दी। जगमोहन ने थैली थामी, उसे खोला। अगले ही पल आंखों की पुतलियां थम सी गई। क्या हुआ? पास खड़ी नगीना ने असमझ से पूछा। पो 12। जगमोहन के होठ हिले। क्या? नगीना के माथे पर बल पड़ गए। पो 12। एकाएक जगमोहन खुशी से चिल्लाकर उछल पड़ा। थैली में करोड़ों के बेशकीमती हीरे हैं, मजे आ गए। पो 12 ही पो 12। धीरे धीरे नगीना बोली, टाके खुल जाएंगे। लेकिन अब जगमोहन को टाकों की परवाह कहाँ थी, जबकि नगीना उसे कंधों से पकड़कर लिटाने की चेष्टा कर रही थी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली और सिगरेट सुलगाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया।